नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 जून 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत व ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिक अड्डों के साझा यूज के लिए एक समझौता किया। भारत ने कितने अन्य देशों के साथ इस तरह का समझौता किया? देखिए, 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक वार्ता हुई, जिसमें 2 डिक्लेरेशन व 7 समझौतों पर सहमति बनी। उसमें से एक समझौता क्या था? एक समझौता यह था कि जो भारत व ऑस्ट्रेलिया है, अपने जो मिलिट्री बेस हैं, क्या मिलिट्री बेस का वो साझा यूज कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इंडिया के मिलिट्री बेस हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, कोची या दूसरे कुछ मिलिट्री बेस हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ने पर लॉजिस्टिक एक्सचेंज या जो फ्यूल सप्लाई है उसके लिए प्रयोग कर सकेगा। और भारत भी जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो उनके मिलिट्री बेस है उनका कभी भी यूज किया कर सकेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भारतीय जहाजें हैं वो किसी भी समय ऑस्ट्रेलिया के ऑयल टैंकर से फ्यूल आपूर्ति, जो फ्यूल सप्लाई होती है वो ले सकेंगी। और जो भारतीय जहाज हैं, जो एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है, वो किसी भी उनके मिलिट्री बेस पर उतर सकेंगे, वहाँ पे रिपेयर करा सकेंगे तथा अपने जो फ्यूल है उसकी रिफ्यूलिंग करा सकेंगे। बेसिकली इसको क्यों किया गया है? देखिए, भारत व ऑस्ट्रेलिया दोनों जो देश हैं वो चीन से परेशान है, क्योंकि चीन जितना आक्रामक भारत की तरफ है उतना ही वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी है। और अभी हाल ही फिलहाल आपने सुना होगा कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के आयात पर 80% तक की टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी थी। और साथ में साउथ चाइना सी में भी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी परेशान कर रहा है। इसलिए दोनों देशों का एक तरह से कहीं ना कहीं, ऑफिशियली चीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अनऑफिशियली चीन को देखते ही इस तरह के समझौते किए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इस तरह का जो समझौता किया है मिलिट्री सैनिक अड्डों के साथ यूज के लिए, यह ऑस्ट्रेलिया के अलावा पहले भी भारत कुछ देशों के साथ कर चुका है। उन देशों की संख्या क्या है? 4। देखिए, 4 अन्य देशों के साथ भी भारत इस तरह का समझौता कर चुका है। ये हैं यूएसए, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। अब 5वां देश ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसके साथ भारत ने इस तरह का समझौता किया कि दोनों देश एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, यह जल जीवन मिशन से संबंधित है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों तक नल के द्वारा स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है? देखिए, हम कंटिन्यूसली इस क्वेश्चन को, जो जल जीवन मिशन है उस वाले क्वेश्चन को कंटिन्यूसली पिछले 15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो केंद्र सरकार है उसने छत्तीसगढ़ के लिए 441 करोड़ रुपए इस योजना को पूरा करने के लिए आवंटित किए थे, और मेघालय को उसके अगले ही दिन 175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। और उससे एक महीना पहले हमने पढ़ा था हरियाणा व जम्मू कश्मीर, जो 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जो नल के द्वारा सभी घरों तक जो स्वच्छ जल पहुँचाने की व्यवस्था, उसका जो लक्ष्य है उसको 2022 तक, दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। किसने? हरियाणा व जम्मू कश्मीर ने। अब देखिए, सबसे पहले देखिए जल जीवन मिशन क्या है। देखिए, 15 अगस्त 2019 को हमारे 73वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से यह घोषणा की थी कि 50% घर, यानी 50% हमारे देश की जनसंख्या ऐसी है जिसे अब भी स्वच्छ पानी उनके घर तक नहीं मिल रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए 2024 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक भारतीय को उसके घर तक नल के द्वारा स्वच्छ पानी की आपूर्ति कराई जा सके। यानी जल जीवन मिशन क्या है? प्रत्येक भारतीय को उसके घर तक 2024 तक, कब तक? 2024 तक नल के द्वारा स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई जा सके। इस लक्ष्य को कब तक पूरा करना है? 2024 तक पूरा करना है। और इसके साथ साथ इसमें जो माइक्रो इरिगेशन, वर्षा के जल को संचित करना इत्यादि कुछ ऐसे कदम भी उठाने हैं जिससे जल का कंजर्वेशन भी हो सके। ये जो स्टेप्स हैं ये भी जल जीवन मिशन के ही अंतर्गत आते हैं। अब बस इतना याद रखिए, जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 तक नल के द्वारा सभी भारतीयों के घरों तक स्वच्छ जल की उपलब्धता कराना जल जीवन मिशन है।
अब देखिए, आ, किसी एक सरकार ने जो ये जल जीवन मिशन है इसको पहुँचाने का जो पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2023 रखा है। किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने भी डिसाइड किया है कि वो 2023 तक अपने राज्य के अंतर्गत सभी घरों में स्वच्छ जल की नल के द्वारा व्यवस्था कराएंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर। ये है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, भूटान, चीन और यहाँ पे म्यांमार। 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और 2 राज्य इसकी सीमा को टच करते हैं, ये नागालैंड व असम। असम और ये नीचे वाला है नागालैंड। ये वाला क्षेत्र नागालैंड। आप दोबारा देख लीजिए, नागालैंड और असम, इन 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। देखिए, राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। इसके राज्यपाल का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? BD शर्मा। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये इस पॉइंट पे, यहाँ पर बिल्कुल म्यांमार सीमा के साथ लगते हुए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय पार्क। दोबारा बोलिए, मेरे साथ बोलिए, नामदफा राष्ट्रीय पार्क। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने PM स्वनिधि योजना, इसको क्या बोला? PM स्वनिधि योजना या PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, दोनों इसके नाम है, की शुरुआत की है? किसने की है? देखिए, 3 जून को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना का इनॉग्रेशन किया, यानी इसको लॉन्च किया, इसकी शुरुआत की। इस योजना के तहत क्या है कि 50 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो फलों की रेडियाँ लगाते थे या कुछ दूसरे जो तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेडियाँ गलियों में लगाते थे, यानी वो रेडी लगाने वाले जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे, ऐसे 50 लाख लोगों को, यानी जो इसके साथ एक और कंडीशन रखी गई है कि ऐसे लोग जो 25 मार्च 2020 से पहले रेडियाँ लगाते थे, अगर कोई उसके बाद लगा रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे लोग जिनका 24 मार्च 2020 से पहले रेडी लगाने का व्यवसाय था और लॉकडाउन के कारण उनकी जो व्यवसाय है वो बिल्कुल चौपट हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी मार तो इन्हीं लोगों पर पड़ी है। ऐसे 50 लाख लोगों को, कितने? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये लोन है उनको 1 वर्ष के अंदर आसान शर्तों पे वापस करना, किस्तों में वापस करना है। और अगर वो टाइमली वापस करते हैं तो 7% जो ब्याज की सब्सिडी है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा। कितना? 5,000 करोड़ का। बेसिकली जो PM स्वनिधि योजना वो किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए है। और इसको किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने। ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं और तथा इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर भी हैं। उसके साथ देखिए, किरण रिजिजू जी ने 2 दिन पहले ही एक PM ई पाठशाला, खेलो ई पाठशाला योजना की शुरुआत की थी। इसके अनुसार क्या है, जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनको जो 21 खेलों से संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। क्या 21 खेलों के जो खिलाड़ी हैं इसके साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CII देखिए क्या है, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए, एक प्रेशर ग्रुप की तरह आते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी स्कीमें होती हैं गवर्नमेंट अगर इनको लागू करती है तो ऐसे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं इनकी योजना, इनकी जो राय है वो भारत सरकार के द्वारा पहले ली जाती है। और अभी इसके नए अध्यक्ष उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया। किन्हें? उदय कोटक। ये इससे पहले महिंद्रा कोटक बैंक के MD थे, प्रबंधक मैनेजर थे। उसके बाद अभी ये विक्रम किर्लोस्कर की जगह लेंगे। विक्रम किर्लोस्कर इनसे पूर्व CII के अध्यक्ष थे।
अभी कौन होंगे CII के नए अध्यक्ष? उदय कोटक जी। और CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देख संदीप प्रधान जी क्या हैं? संदीप प्रधान जी साई के अध्यक्ष हैं और अभी इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में थे संदीप प्रधान जी। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अश्विन भाटिया जी ये अभी नए MD बने हैं, किसके? SBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI बैंक के। देखिए अरुंधति भट्टाचार्य जी वो चेयरमैन थी SBI की, अभी उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए जो रजनीश जी हैं जो इनसे पहले जो MD थे वो अभी अध्यक्ष पद का कार्य संभालेंगे। यानी SBI बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? रजनीश सिंह। किसके अध्यक्ष हैं ये? SBI बैंक के अध्यक्ष होंगे। और अभी MD कौन हो जाएंगे? MD हो जाएंगे अश्विनी भाटिया जी। और इसके साथ देखिए BR शर्मा जी, इनको हमने डिस्कस किया पहले भी। जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, जो जम्मू कश्मीर का राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है BR शर्मा जी। देखिए ये हैं उदय कोटक जी। अब ये क्या होंगे? ये CII के नए अध्यक्ष हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल वासु चैटर्जी जी, कौन? वासु चैटर्जी जी का निधन हो गया, वह किस व्यवसाय से संबंधित रखते? देखिए हिंदी व बंगला सिनेमा के निर्माता व निर्देशक कौन थे? वासु चैटर्जी जी। इनका जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, अभी इनका निधन हो गया है। ये क्या थे? ये निर्देशक व निर्माता थे। इसके साथ साथ देखिए अभी हमने एक ज्योतिषी के भी उनके देहांत की भी न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हैं बेजान दारूवाला। ये क्या थे? ज्योतिषी थे। इनका भी 94 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने वहाँ की कुल प्रवासी जनसंख्या को 70% से 30% घटाने की घोषणा की है? देखिए कतर में जो माइग्रेंट की पॉपुलेशन है ना, वहाँ की कुल पॉपुलेशन का 70% माइग्रेंट है और इसका बहुत बड़ा भाग साउथ एशिया से आता है। साउथ एशिया मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस इत्यादि देशों से इसका बहुत बड़ा भाग आता है। अभी जो कोविड-19 है ना उसके इकोनॉमिक इफेक्ट हैं ये, क्योंकि देखिए हर जगह पे जो GDP है वो नेगेटिव रहने वाली है। IMF ने घोषणा की है कि जो कतर की GDP है वो -1.1% रहने वाली है। अब वहाँ पे भी जो जॉब्स की परेशानी है, वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनको जॉब प्रोवाइड करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी कतर ने फैसला किया है कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना उसको 70% से घटाकर 30% करने का उनका विचार है इन फ्यूचर। इससे बाहर जैसे देशों पर और ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर माइग्रेंट पॉपुलेशन वापस आएगी अपने देश में तो उनको यहाँ पे सेटल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके साथ देखिए कल ही हमने डिस्कस किया था कि कतर में भारत के नए राजदूत कौन है? CB जॉर्ज। अभी इनकी नियुक्ति की गई है CB जॉर्ज। और ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार, ये क्या? ये उच्चायुक्त है आई कुमार। फिनलैंड में भारत के राजदूत रवीश कुमार जी, ये विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता थे, लेकिन अभी इनको फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बना दिया गया। और पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त कौन है? सुशील कुमार सिंघल। पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल है, ये भारत के नए उच्चायुक्त होंगे, सुशील कुमार सिंघल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिन्हें आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? देखिए इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी, प्रधानमंत्री जी ने इसको कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर रखने का ऐलान किया था, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर जो केंद्रीय कैबिनेट ने उसने इसको मंजूरी दे दी है। यानी अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम रखकर किसके नाम पे रखा जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे पुराना पोर्ट ट्रस्ट है और इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। कब? 1870 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया? के फोन प्रोजेक्ट। क्या? के फोन। और किस राज्य ने ये
प्रोवाइड किया। इसके अंतर्गत क्या इनका उद्देश्य है? फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराना। देखिए केरला गवर्नमेंट ने के फोन प्रोजेक्ट, के फोन का मतलब क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। देखिए केरल ऐसा पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पर घोषित किया है। यानी हर व्यक्ति को इंटरनेट की पहुँच उसके उपलब्ध होना चाहिए, इंटरनेट की पहुँच। इसी को उन्होंने, इसी चीज़, यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया। इसके भाग के इसी के लिए ना जो केपन प्रोजेक्ट है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट को गरीबों को गुणवत्ता के साथ यानी क्वालिटी के साथ मुफ्त इंटरनेट देने के लिए लॉन्च किया है। केरला ऐसा पहला राज्य ऐसा कुछ करने वाला। देखिए यह बहुत बड़ी योजना है क्योंकि ये इतना जो विजनरी स्टेप है वह केरला स्टेट ने लिया है, क्योंकि दूसरे स्टेट अभी ऐसा कुछ करने के लिए सोच भी नहीं रहे। उन्होंने इंटरनेट को गरीबों के एक फंडामेंटल राइट, सभी नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट के तौर पर पहचाना है। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं वो, क्योंकि आजकल बहुत सारा जो स्टडी है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इंटरनेट से जुड़ गई हैं। अभी जो गरीब बच्चे होते हैं या जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो इंटरनेट की कमी के कारण, इंटरनेट से पहुँच न होने के कारण वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से इनडायरेक्टली उनका एक फंडामेंटल राइट है, शिक्षा व स्वास्थ्य है, वो भी वंचित रह जाता है। इसीलिए उसी को पूरा करने के लिए केरल गवर्नमेंट ने इंटरनेट को भी एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? के फोन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? गरीबों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया और यह योजना दिसंबर 2020 तक पूरा करने का इनका प्लान है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? देखिए दीप्ति शर्मा जी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का नगद इनाम दिया जाता है। शुरुआत कब हुई? 1961 में। और इनाम कितना दिया जाता? 5 लाख तक का। और किस महिला भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया? दीप्ति शर्मा जी को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये फेसबुक से रिलेटेड है। देखिए किस कंपनी ने शॉर्ट टाइप वीडियो मेकिंग ऐप कोलाब को लॉन्च किया है? देखिए शॉर्ट टाइप वीडियो, यानी आपने टिकटॉक के बारे में काफ़ी सुना होगा। टिकटॉक पे आप 15 सेकंड के वीडियो बना सकते हो, साथ में आपको म्यूजिक भी प्रोवाइड किया जाएगा टिकटॉक के द्वारा ही। उसको ऐड करके आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। देखिए कुछ इसी तरह का ये स्टेप अभी फेसबुक ने लिया है और इन्होंने इस ऐप का क्या नाम दिया? कोलाब ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने शॉर्ट टाइप वीडियो मेकिंग ऐप कोलाब को लॉन्च किया है। ये एक तरह से किसका कंपटीटर है? ये एक तरह से टिकटॉक है उसका कंपटीटर है। देखिए टिकटॉक काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, इसलिए फेसबुक ने मौके का सही फ़ायदा उठाते हुए इस ऐप को लॉन्च किया ताकि इस जो टिकटॉक को प्रतिद्वंदिता दी जा सके और अपने आप को सेटअप किया जा सके। किस ऐप को लॉन्च किया? कोलाब, यानी टिकटॉक का एक कंपटीटर आ गया, उसका क्या नाम है? कोलाब। तो फेसबुक अभी काफ़ी न्यूज़ में है। सबसे पहले तो फेसबुक जो मैसेंजर ऐप है उन्होंने उसके द्वारा 50 जो आदमी हैं वो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद कैचअप ऐप फेसबुक ने लॉन्च किया। देखिए जो मैसेंजर ऐप है ना फेसबुक का, वो वीडियो कॉलिंग ऐप है, उसमें 50 व्यक्ति एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। उसको जूम ऐप का कंपटीटर देखा गया था। उसके बाद फेसबुक ने कैचअप ऐप लॉन्च किया। कैचअप ऐप एक ऑडियो ऐप है, क्योंकि भारत में कुछ बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे वीडियो कॉल कंटिन्यू नहीं हो पाता। इसीलिए ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए इन्होंने कैचअप ऐप लॉन्च किया, जिसमें 8 व्यक्ति एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉप प्लेटफॉर्म तथा सैमसंग के साथ मिलकर सैमसंग अपने जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो फेसबुक के जरिए अपना वेब पेज बनाकर बेच सकता है। ये कोलैबोरेशन भी फेसबुक तथा सैमसंग के बीच में हुआ और इसलिए इन्हीं के कारण जो फेसबुक है वो न्यूज़ में है। इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।